नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के वास्तु के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 9/12/2020। चलिए, आज हम हमारे हस्तरेखा का सेशन का प्रारंभ करते हैं। सॉरी, वास्तु के सेशन का प्रारंभ करते हैं। सॉरी, क्योंकि अभी मैं हस्तरेखा का सेशन का ट्रायल कर रहा हूं तो मुझे वो याद आ गया। सॉरी, वेरी सॉरी। आज हम हमारे वास्तु के सेशन का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि वास्तु क्या है। अभी इसका उद्भव कहाँ हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी देनी नहीं है। इसको हम हमारे उद्भव के बारे में हम आपको पेड लेक्चर में विस्तृत माहिती देंगे और साथ साथ में हमारे हिंदू कल्चर यानी हमारी जो 2 यूनिवर्सिटियां रही थी पता नहीं किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कराइए। यस यस वी आर यहाँ पे हम लोग हमारे जो पेड लेक्चर है उसमें आपको बहुत ही विस्तृत माहिती देंगे। हमारा हिंदुस्तान यानी हमारी जो भारतीय परंपरा है वो कितनी पुरानी है और उसका उद्भव कब हुआ था और पूरे विश्व ने हमारे भारतीय परंपरा को अपनाया है और प्लस हमारे भारतीय साइंस, हमारे भारतीय पंचांग, हमारे ज्योतिष पूरे विश्व ने अपनाया है। आप सभी लोग फेंग शुई के पीछे, बहुत लोग फेंग शुई के पीछे पागल है। मैं आपको बता दूं कि फेंग शुई भी हमारे यहाँ चाइना से 2 महान ज्ञानी आए थे पढ़ने के लिए। हमारी तक्षशिला विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ में उन्होंने एजुकेशन लिया था और उन्होंने करीब करीब जो पहले महाज्ञानी आए थे उन्होंने 700 हमारे जो एक ग्रंथ थे उसका चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और बुद्ध भगवान के लिखे हुए कुछ 400 ग्रंथों का ट्रांसलेशन उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में किया था और दूसरे जो ज्ञानी आए थे उन्होंने भी करीब करीब 400 ग्रंथों का उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और वहां पर जाकर उन्होंने उनके देश काल की परिस्थिति के अनुसार यानी ज्योग्राफिकल फीचर के अनुसार हमारे यहाँ नॉर्थ में यानी हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ में हिमालय पर्वत है तो चाइना के साउथ में हिमालय पर्वत है। उस ज्योग्राफिकल फीचर को देखकर उन्होंने वहां के वास्तु का निर्माण किया है और वहां के वास्तु को आज हम बहुत ही अपना रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ विंडचिम लगा रहे हैं तो विंडचिम हमारे हिंदुस्तान में भी था परंतु हमारे हिंदुस्तान का कल्चर था विंडचिम यानी जो हम मंदिर में जाते हैं बड़े बड़े जो घंट लगे हुए होते हैं, बेल लगे हुए होते हैं। प्लस हमारे यहाँ विंडचिम जो थी वो लकड़ी की बनती थी और लकड़ी कौन सी लकड़ी तो कि शीशम की लकड़ी उसमें यूज की जाती थी, देवदार की लकड़ी यूज की जाती थी, श्रीपर्णी जो लकड़ा है उसकी लकड़ी यूज की जाती थी। तो ऐसी लकड़ी की विंडचिम बनती थी और अलग 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 दिशाओं में लगाई जाती थी। परंतु आजकल हम सब लोग बहुत ही हम कहते हैं ना कि देसी नहीं, हमें विदेशी बहुत चीज अच्छी लगती है। हम विदेश को बहुत ही अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग हमारे से एडवांस है। लेकिन आपको बता दूं आज तक विश्व के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिन्होंने 1200 साल तक यूनिवर्सिटी का बिरुद जमाए रखा था यानी यूनिवर्सिटी का झंडा गाड़े रखा था। विश्व में एक दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने 900 साल तक अपना झंडा गाड़े रखा है। पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला विद्यापीठ जिसमें से महान चाणक्य जी बाहर निकले थे और दूसरी नालंदा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी तक्षशिला विद्यापीठ राम के पुत्र कुछ लव के कुछ के यानी संतान थे वो भरत के संतान थे। राम के जो भ्राता थे भरत उनके संतान थे तक्ष और उसके नाम से तक्षखंड की रचना हुई थी और आज वो तक्षखंड रावलपिंडी से करीब करीब कुछ 50 किलोमीटर दूरी पे यानी पाकिस्तान के अंडर में जो पंजाब है वहां पर है और वो 1200 सालों तक यूनिवर्सिटी का बिरुद प्राप्त किए हुए थे। प्लस नालंदा विद्यापीठ आज पटना से 60 किलोमीटर दूरी पे बड़ा गांव करके एक गांव है वहां पर है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा हिंदुस्तान का कल्चर कितना पुराना है।
और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 68 प्रकार की ललित कलाएं सिखाई जाती थी, और ये 68 प्रकार की ललित कलाओं में से एक है वास्तुकला, जो हम आज अभी पढ़ने जा रहे हैं। और इसका उद्भव, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सृष्टि की रचना कब हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना आज से करीब 8 अरब 64 64 करोड़ साल पहले, 8 अरब 64 करोड़ साल पहले इस सृष्टि की रचना हुई थी। सूर्यमंडल के अंदर बहुत ही बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के कारण बहुत सारे तत्व, ग्रह, ब्रह्मांड, इन सब की रचना हुई थी। आप तो आसमान में अनगिनत तारे देखते होंगे, लेकिन कुछ मुख्य तारे जो है, जो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, उन उसकी भी रचना उस समय पे हुई थी। तो आज हम उस चीज को बात नहीं करते हैं कि भाई वो उसकी रचना कब हुई, किस तरह उसका उद्भव हुआ। हम सीधे ये अपने टॉपिक पर आते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है, इसका हमारे जीवन में हमारे जीवन के अंदर उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों आवश्यक है। देखो, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि 90% तकलीफें, 70 से 90% तकलीफें हमें वास्तुशास्त्र के माध्यम से आती है। तो ये जो तकलीफें, वो आने की वजह क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सब चीज को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे घर के अंदर जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप अगर वास्तु पढ़ रहे हो, आप अगर हस्तरेखा पढ़ रहे हो, आप अगर ज्योतिष पढ़ रहे हो, तो ठीक है, आपको ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। परंतु आप वास्तु भी पढ़ रहे हो, तो आपको मामूली सा ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रहों को लेकर अगर आप वास्तु करते हो, तो यू विल नेवर फेल इन वास्तु। आप कभी भी वास्तु में फेल नहीं होगे। यानी आपने किया हुआ जो वास्तु होगा, वो सटीक होगा और 100% काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रहों ग्रहों के तत्व और स्थानों के तत्वों को लेके आपने वास्तु किया है। उसके लिए आप 100% सक्सेस होगे। 1 मिनट। आप 100% सक्सेस होगे। तो वास्तुशास्त्र क्या है? तो वास्तुशास्त्र भारत की एक अति प्राचीन स्थापत्य कला है, जिसे ज्योतिष की एक शाखा माना गया है। जीते जिसे ज्योतिष की एक शाखा माना गया है। और हम भारतीयों को ये जो स्थापत्य कला है, वो विरासत में मिली है। हम भारतीयों को ये स्थापत्य कला हमें विरासत में मिली हुई है। और इसका जो मूल यानी फाउंडेशन, यानी जो रूट है, वो है सूर्य। यानी ये पूरी सृष्टि की रचना सूर्य से हुई है। ये पूरी सृष्टि की रचना सूर्य से हुई है। आज देखो, जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ है, जितने भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ है, उसके पीछे सूर्य का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। उसके पीछे सूर्य का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अभी यहाँ पे देखो, वास्तुशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, उसके लिए देखो, शास्त्र के अंदर है ना, शिव जी की और अंधक नाम के राक्षस की लड़ाई हुई, और इसके बारे में जिक्र मिलता है। आप उसको यूट्यूब पे जाके या तो गूगल पे जाके सर्च करोगे, मिल जाएगा। मैं उसका जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज का जिक्र करता हूं कि वास्तु एक्चुअल में उद्भव कैसे हुआ। हम ये समझते हैं कि मनुष्य जाति ईव एंड आदम से प्रारंभ हुई। एक्चुअली ईव एंड आदम से वो मनुष्य जाति प्रारंभ नहीं हुई है। सर्वप्रथम इस धरती के ऊपर फूल, झाड़, पौधे उगे थे। उसके बाद कीड़े मकोड़े आए। उसके बाद पक्षी आए। उसके बाद जलीय जीव जंतु आए। उसके बाद 4 पैर वाले जानवर आए। उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व आया, और उसके बाद बड़े जो उच्च कोटि के व्यक्ति, जो साधु संत देव योनि के गिने जाते थे, उसका अस्तित्व आया। तो इस तरह ये सृष्टि की रचना हुई। यहाँ पर हम सृष्टि की रचना इस तरह नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि भाई ये सृष्टि ऐसे ही पैदा हो गई है। लेकिन ये सृष्टि यानी ये जो तत्व जो पैदा हुए, यानी जो ये 5 तत्व जो पैदा हुए, जब ये विस्फोट हुआ,
तो उसमें से सर्वप्रथम जो तत्व अस्तित्व में आया, वो सर्वप्रथम जो तत्व आकाश तत्व सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। उसके बाद दूसरा तत्व जो आया वो वायु तत्व आया। तीसरा जो तत्व अस्तित्व में आया वो अग्नि तत्व आया। चौथा जो तत्व अस्तित्व में आया जो जल तत्व आया, और पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व। ये पांच तत्वों में से सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जिसके पास कांस्टेंटनेस है, घनता है, स्थूलता है, जिसके ऊपर व्यक्ति रह सकता है, जिसको व्यक्ति पकड़ सकता है। परंतु आकाश को, अग्नि को, जल को, वायु को हम पकड़ नहीं सकते हैं। यानी ये पृथ्वी जो जिससे जुड़ी हुई है वो है, किससे जुड़ी हुई है, तो कि ये पूरे के पूरे पांच तत्वों से जुड़ी हुई है। और मनुष्य भी ये पांच तत्वों से बना हुआ है। आपको पता, आप देखते होंगे कि जब हम कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। पंच तत्व में यानी हमारे शरीर की पूरी राख हो गई। जो लोग उसको बरी करते हैं यानी जमीन में गाड़ देते हैं, वो भी पिघल के जमीन में यानी मिट्टी के साथ मिल जाता है। परंतु उनकी हड्डियां रह जाती है। जब हम जल जाते हैं तो हमारी हड्डियां रहने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो ये पांच तत्व हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये सृष्टि जो है ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो सृष्टि कैसे हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये पांच तत्व के साथ हमें सृष्टि से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। हमें ये सृष्टि से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। जैसे हम कहते हैं कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से ओजोन लेयर में जो पहले होल हो गया था वो फिलअप हो गया। क्यों फिलअप हो गया? क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। प्रदूषण कम हो गया तो ओजोन लेयर बराबर वापस अपनी जगह पे आ गया। अभी आप देखते हो कि मैं मेरे घर से बैठ के 200 किलोमीटर दूरी पे कुछ बड़ा बिल्डिंग वगैरह है, मैं देख सकता हूं। मैं समुद्र किनारे पे रहता हूं, मैं बंबई में नरीमन पॉइंट जाता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि जो दिन के समय में इतना यानी पॉल्यूशन था कि बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, आज वो बिल्डिंग मुझे एकदम क्लियर कट दिख रही है। तो उसकी वजह क्या है कि प्रदूषण। अभी हमें सृष्टि से क्या मिलता है? तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड से हमें वैश्विक ऊर्जा मिलती है। वैश्विक ऊर्जा यानी आप ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, यानी प्रदूषण जिसको हम कहते हैं कि प्रदूषण यानी नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो प्रदूषण नेगेटिविटी में नहीं मिल रहा है। वो प्रदूषण हमें शुभ यानी अच्छी हवा, ताजा तरोताजा सब चीज मिलती है। उसको हम कहते हैं जैविक ऊर्जा। तो ये जैविक ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिलती है। देखो ये वास्तु में क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये पर्यावरण जिसके जहां पे हम रहते हैं, ये पर्यावरण से मुझे जैविक ऊर्जा मिलती है। पहली जो मिलती है वो वैश्विक ऊर्जा मिलती है। दूसरी जो हमें मिलती है पर्यावरण से वो जैविक ऊर्जा मिलती है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा, जो सोलार ऊर्जा हम कहते हैं, सोलार सिस्टम कहते हैं, वो सौर ऊर्जा मिलती है। फिर उत्तरीय ध्रुव यानी उत्तर दिशा से हमें क्या मिलता है, तो कि मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, चुंबकीय तत्व का पावर मिलता है। उसके लिए देखो शास्त्र के अंदर कहा गया है कि पूर्व यानी कॉस्मिक एनर्जी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। मैं पूर्व फेसिंग करके लंबे समय तक बैठ सकता हूं, मैं लंबे समय तक कार्य कर सकता हूं। मैं यहां पे कहूंगा जो प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दे शुड ऑलवेज सिट ईस्ट फेसिंग। हमेशा ईस्ट फेसिंग करके बैठेंगे तो दे विल बी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक नॉर्थ फेसिंग 50%, ईस्ट फेसिंग आप 4 घंटा बैठे हो आपको जरा भी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन नॉर्थ फेसिंग आप 4 घंटा बैठोगे तो आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग का जो चुंबकीय पावर है वो आपको खींच रहा है। उसकी वजह से आप नॉर्थ फेसिंग करके ज्यादा नहीं बैठ सकते हो। साउथ और वेस्ट फेसिंग करके तो बैठना ही नहीं है। वेस्ट फेसिंग करके आप बैठोगे तो आपको नींद आने लगेगी, जल्दी नींद आने लगेगी। और आप साउथ फेसिंग करके बैठोगे तो आप लंबे समय तक बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर कुछ विचार ही अलग ही चलते होंगे। तो हमें उत्तरीय ध्रुव से मैग्नेटिक यानी चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। फिर पृथ्वी से हमें ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा मिलती है। फिर हवा
और पानी से हमें नैसर्गिक ऊर्जा मिलती है। अभी ये ऊर्जा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? यहाँ पे जो लोग स्वर्ग ज्ञान से अपने चक्र को जागृत करना चाहते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, उनको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर 7 ग्लैंड्स है। ये 7 ग्लैंड्स और ये 7 चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 7 ग्लैंड्स और 7 चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अंत में इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पे मैं फोटो रखूंगा और उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो 7 चक्र है, अगर उसे मुझे जागृत करना है तो मुझे ये ऊर्जा संपूर्ण मात्रा में मिलनी चाहिए। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, वो कहाँ जाते थे ये चक्र जागृत करने के लिए? तो कि जंगल में रहते थे। गाय और गाय का गोबर और मिट्टी ये दोनों मिक्सिंग करके यानी एक मस्त बैठने का आसन बनाते थे। उसके ऊपर वाघ यानी टाइगर, शेर का चमड़ा या तो डियर यानी हिरन का चमड़ा उसके ऊपर रख के वो पूजा पाठ यानी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करते थे। परंतु आज तो वो चीज बैंड है। तो आज हम ले सकते हैं दर्भ का आसन यानी घास के आसन का उपयोग हम कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। परंतु हम 4 माले पे रह के कि 5 माले पे रह के हम कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं करते हैं, कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जमीन से मिलता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स पावर हमें जो मिलता है वो 11वें माले पे कि 25वें माले पे कि 21वें माले पे हमें नहीं मिलेगा। यानी जमीन से जुड़ी हुई ऊर्जा जो हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो ऊर्जा कम होती जाएगी। जैसे मैंने कहा मुझे हवा और पानी से नैसर्गिक ऊर्जा मिलती है। अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा पतली होती जाएंगी, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगेंगी। और आपको आपको बता दूं कि जितनी ऊंचाई पे जाकर आप रहते हो उतना आपका घर छोटा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल में जो इग्लू लोग रहते हैं उनके घर ऐसे राउंड रहते हैं और एंट्रेंस बहुत ही छोटा रहता है। तो आप जितनी ऊंचाई पे जाके रहोगे उतना आपका घर छोटा होता है और जितने नीचे आओगे उतना आपका घर विशाल होना चाहिए। तो ये वास्तुशास्त्र की रचना के अनुसार ये बना हुआ होना चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर ये सभी ऊर्जाओं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग आज क्या है कि बिल्डर ने मकान बनाया, पहले माले का 25, दूसरे माले का 26,000, तीसरे माले का 27, चौथे माले का 28। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे बिल्डर की कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि वो कॉस्ट हमारी हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है। अभी मैंने बहुत जन लोग को ये पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन लोग ने मुझे एक ही जवाब दिया कि हम जितना ऊपर जाते हैं मिट्टी मिट्टी नहीं आएगी ना, घर में मच्छर नहीं आएंगे ना, लेकिन साथ साथ में आपको हेल्थ के नुकसान करने के लिए जैसे आप ऊपर जाओगे तो गर्मी गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि आप उतने सूरज के करीब जा रहे हो, तो गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ऊर्जा है मुझे संपूर्ण मात्रा में एक समान मात्रा में मिलनी चाहिए। मेरे शरीर के अंदर ये सभी तत्व एक समान मात्रा में होने चाहिए। अगर ये मेरे शरीर के अंदर हम कहें कि पानी की कमी हो गई तो तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो ये जो तत्व है हमारे शरीर के अंदर और हमारे वास्तु के अंदर, ये तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये तत्व इक्वल मात्रा में होने चाहिए, उसी तरह हमारे वास्तु के अंदर ये तत्व इक्वल मात्रा में होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी वो तत्व किस तरह है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। हाँ पिक्चर ग्रहों पिक्चर आके दियो। यहाँ पे आपको एक स्लाइड रखी जा रही है, आपको यहाँ पता चल जाएगा, उसमें दिखा रहे हैं। एक मिनट, कुंडली नहीं एनी बोलू गुरु इन्हें हाँ मुकी दियो। अभी
ये यहाँ पे एक स्लाइड रखी जाएंगी, उसमें आपको तत्व दिखा रहे हैं कि ये तत्व किस तरह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तत्व हमारे वास्तु में कहाँ है और हमारे शरीर के अंदर ये तत्व कहाँ है। यहाँ पे जो स्लाइड रखी गई है, यहाँ पे आप और कुछ मत देखिए, ग्रह को मत देखिए, सबसे पहले आप तत्व देखिए। आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे जैसे गुरु ग्रह का नाम लिखा हुआ है, गुरु ग्रह के नाम के नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जल तत्व। यहाँ पे लिखा हुआ है जल तत्व। फिर यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि तत्व, यहाँ पे पृथ्वी तत्व और यहाँ पे वायु तत्व। आप लोगों ने देखो, आप लोग देखिए, ये जो मैंने चार कोनों में चार तत्व लिखा, यहाँ पे कोई तत्व नहीं है। यहाँ पे शास्त्रकारों ने कोई तत्व नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ पे भी तत्वों का आधिपत्य है। तो वो आधिपत्य किस तरह नक्की किया गया है, तो जो ज्योतिष पढ़ते हैं उनको मालूम है कि जो हम नैसर्गिक कुंडली रखते हैं, नैसर्गिक कुंडली किसे कहते हैं कि पहले स्थान यानी पहला कुंडली का जो पहला खाना है, उसके अंदर हम पहली राशि यानी मेष राशि रख देवे। वो मेष राशि को रख के, वो भी मैं आपको यहाँ पे रखवाता हूं। एक वक्त कुंडली रखी दो जरा। तो वो मेष राशि है, तो पहले स्थान के अंदर वो मेष राशि कौन से तत्व की राशि है, तो कि अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक कुंडली रखी हुई है, कुंडली में जहां पे एक नंबर लिखा है, वो एक नंबर है, वो मेष राशि है। वो मेष राशि कौन से तत्व की है, तो कि अग्नि तत्व की है। हमारे इसके अंदर मैं यहाँ पे कुंडली बना देता हूं आपको, आप देख लीजिए। ये 12 खाने हो गए, ये 12 स्थान हो गए। 12 स्थान में ये पहला स्थान हुआ। अभी यहाँ पे पहला स्थान में कौन सी राशि है, तो कि मेष राशि है। मेष राशि का तत्व कौन सा है, तो कि मेष राशि का तत्व है अग्नि। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा अग्नि। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की। ये पृथ्वी तत्व है, फिर ये वायु तत्व है, यानी ये जो दो पोर्शन है, एक्चुअल में यहाँ पे जल तत्व है, परंतु यहाँ पे पृथ्वी तत्व और वायु तत्व है। फिर हम आते हैं ये स्थान पे। तो ये स्थान हमारी कुंडली के अंदर कौन सा स्थान है, तो कि चौथा स्थान है। चौथा स्थान यानी कर्क राशि आई। कर्क राशि यानी कौन से तत्व की, तो कि जल तत्व की। तो यहाँ पे आया हुआ है जल तत्व। फिर हम नीचे आते हैं, तो कि अग्नि और पृथ्वी, ये जो वायु है, यहाँ पे अग्नि और पृथ्वी है। फिर हम आते हैं 7वें नंबर पे, 7वें क्रमांक पे कौन सी राशि आई है, तो कि तुला राशि आई है। तुला राशि कौन से तत्व की है, तो कि वायु तत्व की है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वायु तत्व। फिर हम 8-9 में जाते हैं, तो जल और अग्नि। तो यहाँ पे हम जल और अग्नि लिख लेते हैं। फिर हम 10वें नंबर पे आ जाते हैं, तो 10वें नंबर पर है पृथ्वी। मकर राशि है, मकर राशि है पृथ्वी तत्व की राशि, यानी पृथ्वी तत्व यहां आ गया। तो अभी आप देख पाते हैं कि ये हमारी घर के अंदर क्या परिस्थिति है, तो कि ये दो जो खाने हैं, यानी ये जो दो पार्ट है, उसमें जल तत्व की राशि है। ये दो जो पार्ट है, उसमें अग्नि तत्व है। ये दो जल तत्व है, ये दो अग्नि तत्व है, ये दो पृथ्वी तत्व है और दो वायु तत्व है। तो आकाश तत्व कहां है, तो हमारे घर के आकाश तत्व यानी ब्रह्म स्थान हमारा आकाश तत्व है। अभी ये मेरे घर के अंदर है, तो यही चीज मेरे शरीर के अंदर कहां है, तो आकाश तत्व कहां है, तो हमारे ये जो घर का नीचे का फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग से लेके ऊपर का ये जो सीलिंग है, वो आकाश तत्व है। और आपको मालूम है कि आज फैमिली में डिवीजन क्यों होता है। आज देख रहे हैं ना कि दो भाई एक साथ नहीं रह पाते, पूरा परिवार एक साथ नहीं रह पाता, माता पिता के साथ अपने बच्चे नहीं रह पाते। इसकी मुख्य वजह क्या है, तो कि आकाश तत्व की कमी। आकाश तत्व यानी हमारी वाणी।
आकाश तत्व यानी ये जो मैं बोल रहा हूं वो आकाश तत्व है, ये आप मुझे सुन रहे हो वो आकाश तत्व है। अगर सीलिंग यानी फ्लोरिंग से लेके सीलिंग तक की हाइट आपकी 12 से 14 फीट होगी तो इट विल बी एक्सलेंट फॉर योर हाउस, एकदम अति उत्तम माना जाएगा। क्यों अति उत्तम माना जाएगा? क्योंकि यहां पे आप जो बोल रहे हो वो लोग सुन रहे हैं। आप देखो कोई भी फोर्ट यानी किले में चले जाइए, आप कोई भी फोर्ट यानी किले में चले जाइए, आप एक कोने से दूसरे कोने पर खड़े रहिए, 100 फुट की दूरी होगी, 100 फुट की दूरी होगी, लेकिन वो 100 फुट की दूरी में मैं यहां से धीरे से बोलूंगा हेलो, ऐसे मैं खाली धीरे से बोलूंगा, वो 100 फुट दूरी पे सुनेगा, वो 100 फुट दूरी पे सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तु की रचना इस तरह की गई है कि फ्लोरिंग से लेके यानी नीचे की जमीन से लेके ऊपर की हाइट और जो साइड की दीवार है उसकी रचना इस तरह की गई है कि मैं धीरे से भी बोलूंगा तो 100 फुट दूरी पे सुनेगा। तो ये जो हमारे घर के अंदर ये जो तत्व है, ये तत्व में से आकाश तत्व वो कौन सा तत्व है? ये जो मैं बोल रहा हूं आकाश तत्व है। और ये हमारे घर की हाइट कम होने की वजह से 8.5-9 फीट होने की वजह से ये आकाश तत्व हमारे घर के अंदर कम होते गया है। और ये कम होते गया है, इसकी वजह से हमारे बीच के अंदर कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। हम लोगों के बीच के अंदर यानी परिवार के अंदर कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। और ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ने की वजह से हम एक दूसरे से कोई भी प्रकार का अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करती है? हमें एक दूसरे से जुदा करती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें एक दूसरे से जुदा करती है। यानी मेरे घर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो कि 12 से 14 फीट होनी चाहिए। आजकल बंबई के अंदर कुछ बिल्डर लोग, पर्टिकुलरली कुछ बिल्डर लोग 12 से 13 फुट हाइट देने लगे हैं फ्लैट की। पैसा ज्यादा लेते हैं लेकिन 12 से 13 फुट हाइट देने लगे हैं बंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वायु तत्व, हमारे घर के अंदर वायु तत्व कहाँ है? तो देखो मैंने यहाँ पे 2 स्थान दिए हैं वायु तत्व, ये हमारे घर के अंदर वायु तत्व का स्थान है। परंतु वो वायु तत्व हमारे शरीर में क्या कहाँ है? तो ये जो मैं मूवमेंट करता हूं, मैं ये चलता हूं, मेरी जो चलने की, मेरी जो बोलने की, मेरी जो एक्टिंग करने की, एक्शन करने की जो स्टाइल है, अगर मेरे शरीर के अंदर वायु तत्व नहीं होता तो मैं ये हाथ हिला भी नहीं सकता, मैं सीधा ऐसे ही खड़े रह जाता था, कांस्टेंट खड़े रह जाता था, मैं हिल भी नहीं पाता था अगर ये वायु तत्व मेरे शरीर के अंदर नहीं है तो हमारे घर के, हमारे वास्तु के अंदर वायु तत्व यहाँ है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अग्नि तत्व। तो हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व क्या है? मुझे ये जो प्यास लगती है, मुझे ये जो भूख लगती है, वो अग्नि तत्व है। वो अग्नि केवी रीते लाइन આવી गई? ओके, तो ये अग्नि तत्व है। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, वो अग्नि तत्व है। देखो ये किसी ने स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ की है, इट इज नॉट गुड। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप अपने आप को निकल जाइए, दूसरों को तो पढ़ने दीजिए प्लीज। ऐसी नेगेटिविटी मत कीजिए, ऐसी नेगेटिविटी मत कीजिए। तो ये जो अग्नि तत्व है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मेरी पाचन क्रिया जो मजबूत है वो किस वजह से? तो कि अग्नि तत्व के कारण। तो मेरे घर के अंदर अग्नि तत्व ये 2 स्थानों में है। फिर उसके बाद हम आते हैं जल तत्व। तो ये जल तत्व हमारे शरीर के अंदर कहाँ है? तो मेरे शरीर के अंदर जो खून है, पसीना है, मेरा जो वीर्य है, ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है। तो मेरे घर के अंदर ये 2 स्थान है जो जल तत्व से जुड़े हुए हैं। फिर हम आते हैं पृथ्वी तत्व। तो मैं जो मेरी स्मेल करने की, जो सूंघने की जो शक्ति है, यानी मेरा जो नॉस है, वो सूंघने की शक्ति, मेरी जीभ यानी टेस्ट, यानी मेरा स्वाद, ये और प्लस मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये मेरे पृथ्वी तत्व है। ये मेरे पृथ्वी तत्व है। यानी ये जो 5 तत्व मेरे शरीर के अंदर इक्वलिटी में होंगे और मेरे वास्तु के अंदर अगर इक्वलिटी में होंगे तो वो दोनों मैच होंगे तो वो जगह मुझे फलेगी। आप देखो बहुत लोग जाते हो, किसी जगह पे जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि ओ आई फील वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन हियर, ऐसा मैं कहता हूं। तो मुझे क्यों पॉजिटिव वाइब्रेशन हो ऐसा फील हो रहा है?
क्योंकि मेरे शरीर के अंदर के ये जो 5 तत्व है, वो 5 तत्व उस वास्तु के यानी उस स्थापत्य के अंदर के 5 तत्वों को एक दूसरे से एकदम मिलते हैं। यानी मेरे शरीर के अंदर 50% वायु है तो वहां पे भी 50% वायु है। मेरे शरीर के अंदर 10% अग्नि है तो वहां पे भी 10% अग्नि है। यानी इक्वलिटी, दोनों में इक्वलिटी पाई जाती है। उस वजह से मुझे वो वास्तु मेरे लिए फलेगा। आई फील वेरी पॉजिटिविटी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप 2 कक्षा ले लीजिए, यानी 2 रूम ले लीजिए। एक रूम के अंदर आप बहुत ही भगवान की भक्ति करिए, उसमें भगवान का पूजन करिए। आप अच्छे-अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलिए, यानी भगवान का नाम ही उच्चारण करते रहिए। जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण उसमें करते रहिए। और दूसरी जो रूम है, उसके अंदर सिर्फ आप गाली बोलते रहिए, गाली बोलते रहिए। और बाहर से 2 व्यक्ति को बुलाइए, दोनों को एक-एक रूम के अंदर प्रवेश करवाइए। जब वो जो जिसमें भजन कीर्तन हुए, उसमें जो व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे ये रूम में बहुत ही पॉजिटिविटी फील हुई। लेकिन दूसरे रूम में अगर वो व्यक्ति को भेजा तो बोलेगा नहीं, मेरे को यहाँ पे नेगेटिविटी फील हुई क्योंकि यहाँ पे अकेली गाली बोली गई थी। फिर दोनों को वापिस आप बाहर निकाल के 5 मिनट खड़ा रखिए, फिर एक्सचेंज करके वापिस दोनों को अलग अलग भेज दीजिए। जो नेगेटिव में गया था उसको पॉजिटिव में भेजिए, जो पॉजिटिव में गया था उसको नेगेटिव में भेज दीजिए। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा, वो इमीडिएटली बोलेगा कि ये रूम के अंदर आई फील वेरी नेगेटिविटी। और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में जो गया होगा कि नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव में गया, बोला आई फील वेरी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उस जगह पे आपने जो भजन कीर्तन किए हैं, उसके वाइब्रेशन वहां पैदा हो गए और वो वाइब्रेशन ने आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दे दी। तो उसी तरह ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो चक्कर है, वो हमारे वास्तु के अंदर से भी जुड़ा हुआ है। और ये वास्तु के अंदर किस तरह जुड़ा हुआ है? तो हमारे जितने भी ग्रह है, देखो हम ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 ग्रहों को लेते हैं, परंतु यहां पे हम वास्तु के अंदर 9 ग्रहों का जिक्र करते हैं। 9 ग्रहों का जिक्र, ग्रहानुचित्र रख दिया। यहाँ पे आपको एक स्लाइड रखी जा रही है। उसमें आप देखिए कि ये जो ग्रह है, ये ग्रह हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। वास्तु के थोड़े से एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पे जो चित्र रखा गया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहां पे देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट जहां पे जल तत्व है, वहां पे गुरु और केतु ग्रह है। यहां पर सूर्य, यहां पर शुक्र, यहां पर मंगल, यहां पर राहु, यहां पर शनि, यहां पर चंद्र और यहां पर बुध। और ये ब्रह्म स्थान है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है। ये ब्रह्म स्थान है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है। और ये स्थानों को देवताओं को भी दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गुरु है और केतु है, वहां पे हमने ईश्वर लिखा हुआ है, यानी वहां पे ईश्वर स्वयं विराजमान है। फिर हम देखते हैं कि जहां ग्रह सूर्य लिखा गया है, वहां पे तत्व अग्नि है और वहां पे देवता इंद्र लिखे गए हैं। आप क्या समझते होगे कि इंद्र देवता यानी जो स्वर्ग लोक में इंद्र है और जो अप्सरा को नचाते हैं, आप उस कैटेगरी के देवताओं की बात करते हो, उस देवता की बात करते हो। यहाँ पे इंद्र वो नहीं, यहाँ पे इंद्र यानी हमारे शरीर के अंदर की 5 इंद्रियां जो हमें नेगेटिविटी से बचाती है, जो हमें नेगेटिविटी करने को मजबूर भी करती है और नेगेटिविटी को बचाती है, उस नेगेटिविटी से बचाती है, ऐसी 5 इंद्रियां। तो इंद्र वो देवता है। फिर हम आते हैं देवता अग्नि, यानी जहां पे शुक्र लिखा हुआ है, वहां पे देखिए आप देवता अग्नि लिखे हुए हैं। तो ये देवता अग्नि है। तो ये इनका काम क्या है?
अगर हमारे घर के अंदर अग्नि की मात्रा कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो क्या हमारे घर के अंदर अग्नि की सबसे ज्यादा मात्रा किचन में पाई जाती है। तो हमारे घर का किचन कहाँ होना चाहिए, तो क्या हमारे घर का किचन यहाँ होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो देवता है, यम यानी मृत्यु लोक के देवता, और हम लोग उससे बहुत ही डरते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो जैन भाई, देखो मैं भी बाई कास्ट जैन हूं, जो जैन है, और जैन लोगों को ये साइड के जो दरवाजे हैं वो बहुत ही फलते हैं, यानी उनके लिए फेवरेबल होते हैं। एक्चुअली ये साइड के साउथ के दरवाजे लोग ना बोलते हैं, लेकिन वो दरवाजे बहुत ही फेवरेबल होते हैं जैनों के लिए। तो क्यों फेवरेबल होते हैं वो मेरे पेड कोर्स में आपको बताऊंगा क्यों क्यों फेवरेबल होते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं कि ये जो स्थान है, ये स्थान, यहाँ पे राहु है, राहु ग्रह बैठा है, और देवता कौन है, तो कि नेरुति राक्षस है। अगर मुझे कोई पूछे कि मेरे घर पे मेरे को बियर बार बनाना है, तो मैं कहां बनाऊं, तो आप बियर बार ये स्थान में बना सकते हो, आपके घर के अंदर। ये स्थान, घर के अंदर का ये स्थान कभी भी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता है, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता है। ये निशाचर स्थान है, निशाचर जानवरों और जीव जंतु और चोर आदि लोगों को घूमने का स्थान है ये स्थान। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे शनि लिखे हुए, उसके नीचे वरुण देवता है, यानी वो पानी के देवता है। फिर जो चंद्र के नीचे लिखे हुए हैं वो वायु देवता है। फिर उसके बाद हम आते हैं बुध के नीचे लिखे हुए हैं वो कुबेर देवता है। और जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, कुबेर यानी भगवान या अपने इसके देवता, कुबेर, कुबेर यानी हम कहेंगे कि धन के देवता। एक्चुअली धन के देवता कुबेर नहीं है। कुबेर जो देवता थे वो सोने की जो उन्होंने, कुबेर जो देवता थे ना, उन्होंने शिव जी के लिए पूरा सोने का महल बनाया था, लेकिन शिव जी ने पूरा सोने के महल को ठुकरा दिया था। इसलिए ठुकरा दिया था कि वो तो, हम कहते हैं ना कि वो तो साधु संत महात्मा थे, उनको क्या करना था, सोने के महल में जाके वो कोई भक्ति नहीं कर पाते थे, उसके लिए उन्होंने वो ठुकरा दिया था। लेकिन मेरे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश कहां से होता है, तो मेरे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश ऑलवेज साउथ डायरेक्शन से होता है, हमेशा साउथ डायरेक्शन से मेरे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे इस तरह ये जो देवताओं का भी स्थान है, ग्रहों का भी स्थान है, और तत्वों का स्थान है। यहाँ पे गुरु ग्रह है, यहाँ पे सूर्य ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, राहु ग्रह है, शनि ग्रह है, चंद्र ग्रह है, बुध ग्रह है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा एक चेंज लेते हैं कि समझो मैंने मुख्य द्वार यानी मेरा मेन डोर मुझे जो बनाना है वो कहां बनाना है। देखो जो मेन डोर है उसके ऊपर सूर्य ग्रह का आधिपत्य है। मेरे घर के अंदर जितनी भी रूमें हैं, मेरी बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, मेरा किचन है, मेरा टॉयलेट है, मेरा बाथरूम है, मेरे घर के अंदर मेरी जितनी विंडो है, मेरे घर के अंदर जो आईना है, मिरर है, ये सब चीज का इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज के ऊपर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य है। इवन मेरे घर की जो चौखट है उसके ऊपर भी कोई ग्रह का आधिपत्य है। मेरे घर के बाहर निकलूं और जो स्टेप यानी दादर आएंगे, वो दादर के ऊपर भी किसी ग्रह का आधिपत्य है। तो ये सभी चीजों के ऊपर ग्रहों का आधिपत्य है, और ये ग्रहों के मैत्री चक्र को बहुत ही ध्यान में रखना है हमें। अभी यहाँ पे वो मैत्री चक्र के हिसाब से मैं आपको अभी समझाता हूं। अभी आप मैत्री चक्र नहीं, तत्वानु मैत्री चक्र नहीं रखता मैं। अभी यहां पे आप देखिए मैत्री चक्र, अभी जो ज्योतिष जानते होंगे उनको मालूम होगा कि सूर्य और मंगल दोनों ग्रह एक दूसरे के परम मित्र है। उसी तरह शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के परम मित्र है। परंतु सूर्य और मंगल दोनों मित्र होने के बावजूद दोनों के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा है। उसमें सूर्य के अंदर जो अग्नि तत्व की मात्रा है वो सौम्य जैसी है। सौम्य जैसी यानी देखो सुबह सूर्य उगता है, सौम्य किरण होते हैं, बीच में एकदम धूप में, एकदम दोपहर के समय में एकदम कड़क धूप, फिर बाद में शाम को सौम्य। परंतु ये जो मंगल के अंदर जो अग्नि तत्व है वो बहुत ही कड़क अग्नि तत्व है, यानी पूरे दिन उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित रहता है ये मंगल के अंदर।
तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की भाषा में उसको हम कहते हैं अंगारक योग, उसको हम कहते हैं अंगारक योग। अगर अभी यहां पे मैं एग्जांपल दूं, जो हमारे घर के अंदर किचन है, किचन के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है, किचन के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। ये मंगल यानी ये किचन अगर मैं ये स्थान पे ले जाऊं, ये किचन मैं ये स्थान पे ले जाऊं जहां पे सूर्य अग्नि तत्व है, और वहां पे मैं किचन रख दूं, तो दो अग्नि मिल गई, यानी प्लस प्लस इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में नियम है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहां पे वो थ्योरी को आप अपनाइए, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी अग्नि, यानी ये स्थान पे अगर किचन होगा तो आपके घर के अंदर 100% आग लगेगी, आपके घर के अंदर 100% आग लगेगी। और आग कहां लगेगी और किचन कहां होगा और वहां आग लगने के सबसे ज्यादा चांस है? तो यहाँ पे ये मंगल का स्थान है, मंगल भी अग्नि तत्व है, और किचन के अंदर मंगल, जो किचन के ऊपर मंगल का आधिपत्य है, वो भी अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे भी आग लगने के चांस बढ़ जाएंगे। और कहां तकलीफें होगी? तो के हमारे घर के अंदर, और कहीं पे नहीं, परंतु ये वायु तत्व है। अगर मेरा प्लेटफॉर्म ये दिशा में है और यहां पे मेरा किचन है, तो यहां पे आग नहीं लगेगी। अगर आप स्टोव जला रहे होगे तो स्टोव फटेगा, या तो आप यानी गैस के चूल्हे के ऊपर आपने कुकर रखा हुआ है तो कुकर फटेगा। यहां पर अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मेरे जो कलीग सहयोगी मित्र है चेतन भाई गज्जर, उसके घर के अंदर यही किचन है, उनके घर के अंदर 2 बार कुकर फट चुके हैं, उनके घर के अंदर 2 बार कुकर फट चुके हैं। मेरे ससुराल का भी किचन यही है, उनके घर के अंदर भी 3 से 4 बार कुकर फट चुके हैं। मैंने और 2-3 जन के देखे हुए, उनके यहाँ पे भी बहुत 2-3 जन के घर के अंदर कुकर फट चुके हैं। तो ये जो वेस्ट की वॉल के ऊपर जो अगर किचन है, तो आपके यहाँ कुकर फटने के चांस ज्यादा है। तो इसके लिए है ना साइंटिफिक रीजन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे किचन बना दिया तो ये कुकर फटेगा, ऐसा नहीं, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। और इसके पीछे भी है ना रेशियो है, ये तत्व का रेशियो है। मैंने कहा ना तत्व कैसे होने चाहिए, तो कि इक्वल मात्रा में होने चाहिए, ये तत्व के रेशियो के कारण ये कुकर फट रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक प्रैक्टिकल बात में, हम आते हैं किचन के अंदर काम करती हुई जो स्त्री है उसके ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। ये मैं आपको ग्रह क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये ग्रह वास्तु के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किचन के अंदर जो काम करती स्त्री है उसके ऊपर शुक्र का आधिपत्य है, अगर वो शुक्र का आधिपत्य वाला किचन मैं यहां ले जाता हूं, यहां यानी नॉर्थ ईस्ट में ले जाता हूं, तो क्या होगा? तो यहां पे वो स्त्री एक पुरुष के आधिपत्य के नीचे आ गई, यानी कांस्टेंट पुरुष के दबाव में आ गई, तो वो स्त्री वहां पे नियर अबाउट 60% बीमार जैसी रहेगी, 60% बीमार जैसी रहेगी। फिर हम एग्जांपल आते हैं कि शुक्र और शनि, शुक्र भौतिकता का कारक है और शनि आध्यात्मिकता का कारक है। अगर आपके बेडरूम के अंदर, बेडरूम पे किसका आधिपत्य है, तो क्या शुक्र का आधिपत्य है बेडरूम के ऊपर, और शनि उसका मित्र है, शुक्र का मित्र है, और उस बेडरूम के अंदर आपने लकड़ी का पलंग नहीं रखकर आपने लोहे का पलंग रख दिया, उसके ऊपर ब्लैक चद्दर बिछा दी, तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी दोनों मित्र एक दूसरे से मिल तो गए, परंतु यहां पे अगर मैं न्यूली मैरिड कपल को सुलाऊंगा तो उनको संतान जल्दी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि शनि भौतिकता का कारक है, शनि आध्यात्मिकता का कारक है, और शुक्र है वो भौतिकता का कारक है। अभी ये भौतिकता और आध्यात्मिकता रात को बेड पे जमा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां पे एक ध्यान रखिए, मुझे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, मुझे उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने हैं, उसको मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। अगर मैं किसी को यहां सुलाऊं, ये बुध के आधिपत्य के नीचे की जगह है, मैं यहाँ पे किसी को यहां सुलाऊं तो उसके मन के अंदर साधु बनने के योग जागेंगे, सन्यासी बनने के योग जागेंगे, क्योंकि बुध, हाँ
साधु बनने के योग जागेंगे, सन्यासी बनने के योग जाएंगे, पर वो बंदा यानी वो बंदी होगा, कब बंदा होगा, ही विल बी मोर एजुकेटेड। उसकी डिग्रियां इतनी होगी ना कि आप कार्ड पे लिख ही नहीं पाओगे, इतनी डिग्रियां उनके पास होगी। परंतु वो डिग्रियों का उपयोग वो क्या करेगा कि भाई वो सन्यासी बनेगा। तो मैं एक कहूंगा कि भाई सन्यासी बनने की बजाय आपने जो डिग्री ली है, आप डॉक्टर बने हो, तो सन्यासी बनने की बजाय आप फ्री ऑफ सेवा कीजिए। तो ये भी एक सन्यासी हुआ ना, एक तरह का सन्यासी हुआ। तो यहाँ पे जो कोई सन्यासी है, मैं उनके ऊपर इंडिकेशन नहीं डाल रहा, इंडिकेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे ग्रहों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तु के अंदर। फिर उसके बाद हम आते हैं तत्वों को लेके आते हैं। अभी तत्वों को कैसे लेंगे? अभी मेन एलिमेंट्स यानी मुख्य तत्व, मुझे उसको लेना है। अभी मेरे घर में फ्रिज है, मेरे घर में एसी है। आप तो कहोगे कि भाई फ्रिज और एसी तो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो उसको हमेशा अग्नि दिशा में रख दो। आप कहीं भी यूट्यूब पे भी देखोगे या तो आप किधर भी सर्च करोगे ना, तो बोल देंगे कि अग्नि दिशा में रख दो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि वो दोनों अग्नि से तो चलते हैं, इलेक्ट्रिक से तो चलते हैं, परंतु उसके अंदर मुख्य तत्व कौन सा है? वो कॉम्प्रेशर है। वो कॉम्प्रेशर के अंदर गैस नहीं होता, तो आप इसको कितनी भी अग्नि दे दो यानी इलेक्ट्रिक दे दो, चलेंगे नहीं चलेंगे। तो मेन एलिमेंट उसके अंदर वायु तत्व आ गया। तो मुझे फ्रिज और एसी कहां रखने हैं? तो क्या यहां मुझे वायु तत्व में रखने हैं, यानी जहां पे चंद्र का आधिपत्य है, यानी नॉर्थ वेस्ट में मुझे उसको रखना है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होगे तो जरा अंगूठा दिखा दीजिए जो यहां पे मुझे दिख रहे हैं। गुड, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हम लोग जो ग्राइंडिंग यानी मिक्सचर ग्राइंडर है, प्लस हमारे घर के अंदर घर घंटी है। उसका मेन मोटो क्या है कि गेहूं को पीसना या तो किसी धान को पीसना और उसका आटा बनाना। तो प्राचीन समय में पीसने के लिए दो पत्थरों का उपयोग किया जाता था। घंटी जो हाथ से चलती थी, ऐसी घंटी का उपयोग किया जाता था। यानी उसके अंदर आप गेहूं डालते थे, वो पीस के आटा बाहर आता था। तो इस आज तो यानी आज तो हम कहते हैं कि ब्लेड वाली घंटी आ गई है, यानी उसके अंदर आप आटा डालो तो उसके अंदर पत्थर नहीं है, लेकिन स्टील की ब्लेड से वो ग्राइंडिंग होके आटा बन के बाहर निकलता है। परंतु उसका मेन मोटो क्या है कि किसी भी चीज को कन्वर्ट करना इन पाउडर, किसी भी चीज को कन्वर्ट करना इन पाउडर। तो ये पाउडर बनाने वाली चीज यानी पत्थर जो है वो कहां है? तो कि हमारे घर के अंदर पृथ्वी तत्व यहां है। तो वो पृथ्वी तत्व की जगह पे मैं ये घर घंटी रख सकता हूं। मैं पृथ्वी तत्व की जगह पे ये घर घंटी रख सकता हूं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि माइक्रोवेव ओवन। अभी ये जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी इलेक्ट्रिक से चलते हैं, परंतु उसके अंदर जो किरण है यानी जो ये जो खाने को गर्म करती है वो रेडिएशन है, एक प्रकार का रेडिएशन। यानी कैंसर थेरेपी में जो रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ऐसी एक प्रकार की रेडिएशन है वो माइक्रोवेव ओवन में। और जो स्त्रियां माइक्रोवेव ओवन के सामने साड़ी पहनकर काम करती है और जिनका ये स्टमक का भाग खुला रहता है, यानी हम देखते हैं ना कि स्टमक का पर्टिकुलर भाग खुला रहता है, अगर वो उस रेडिएशन उसके उसमें आ जाएंगे ना तो उसकी स्किन काली हो जाएगी और उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी वो स्किन काली रहेगी। तो ये माइक्रोवेव ओवन जिसमें इलेक्ट्रिक भी यूज होता है और ये रेडिएशन पावर भी उसके अंदर है, तो उसको हम अग्नि तत्व में रख सकते हैं। यानी अग्नि तत्व उसके लिए अति उत्तम माना गया, यानी अग्नि दिशा उसके लिए अति उत्तम मानी गई है। फिर उसके बाद हम आते हैं वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के अंदर हम कहते हैं कि चलता तो इलेक्ट्रिक से है, परंतु उसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो वो वॉशिंग मशीन का कुछ काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पानी से ही कपड़े धोते हैं। तो उसको हम रख सकते हैं ये जल तत्व के स्थान के अंदर, हम उसको स्थान दे सकते हैं वॉशिंग मशीन को। तो यहां पे मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई कि जो एलिमेंट्स है यानी मेन एलिमेंट्स कौन से हैं और सपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। यानी मेन एलिमेंट वायु तत्व है, परंतु सपोर्टिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक है। मेन एलिमेंट है पृथ्वी यानी अर्थ है, तो सपोर्टिंग एलिमेंट कौन से हैं? तो कि इलेक्ट्रिक है। मेन एलिमेंट वाटर है, तो सपोर्टिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक है।
तो यहाँ पे देखो इस तरह से मुझे ध्यान रखना है कि एक्चुअल एलिमेंट उस चीज के अंदर कौन से यूज हुए हैं और उस एलिमेंट के हिसाब से मुझे घर के अंदर स्थापत्य करना है। तत्वों मैत्री चक्रों चार्ट रखना। यहाँ पे एक मैं स्लाइड वापस रखवा रहा हूं जो तत्वों के मैत्री चक्र की स्लाइड है। यानी मुझे देखो ऐसा है कि अभी मेरे घर के अंदर समझो फ्रिज रखने की जगह ये है, मैंने अभी आपको बताई। तो मेरे घर के अंदर फ्रिज रखने की जगह समझो ये नहीं है, यानी मैं यहाँ पे फ्रिज नहीं रख सकता हूं, मैं यहाँ पे एसी नहीं रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड अपना स्लाइड रख रहा हूं, उसमें आपको दिखा रहा हूं कि तत्वों का मैत्री चक्र कैसे है। तो यहाँ पे आप सर्वप्रथम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आकाश तत्व, ये आकाश तत्व एकदम कॉमन तत्व है, यानी नॉर्मल, सभी के साथ ये जुड़ सकता है, सभी के साथ ये जुड़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि आकाश तत्व में से ही बाकी सब तत्व बाहर आए, जैसे आकाश में से सबसे पहले वायु आया, वायु में से अग्नि आया, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरह तत्व का यानी पैदा हुए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आकाश तत्व के साइड में ऊपर की साइड लिखा है वायु अग्नि जल पृथ्वी, और मैंने ऐसे नीचे भी लिखा है वायु अग्नि जल पृथ्वी। अभी आप दोनों कंपैरिजन करिए कि वायु और अग्नि मित्र है। आप देखेंगे कि ऐसे जो खड़ी लाइन है उसमें मैंने वायु लिखा हुआ है पहली लाइन में, और जो ऐसे टेढ़ी लाइन है उसमें पहला वायु है। तो वायु और वायु अधिमित्र है, वायु और अग्नि दोनों मित्र है, वायु और जल दोनों सम है, परंतु वायु और पृथ्वी दोनों शत्रु है। ये इसके ऊपर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मेरे पेड लेक्चर में आपको दी जाएंगी, और इसके ऊपर डिटेल्स माहिती भी आपको पेड लेक्चर में दी जाएगी। तो यहाँ पे जहां पर मैं वायु तत्व की जगह पर कोई चीज नहीं रख पा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने जो उसके दूसरी है मित्र और सम, ये जो अधिमित्र मित्र और सम, ये स्थानों पे मैं वो चीजों को स्थापत्य कर सकता हूं, इस चीजों का मैं स्थापत्य कर सकता हूं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे देखो ज्यादातर 90% तकलीफें हमें हमारे वास्तु से मिलती है। 90% तकलीफें हमें हमारे वास्तु से मिलती है। हमारे वास्तु के अंदर अभी आज देखेंगे, मैं प्राचीन समय की बात करता हूं। प्राचीन समय में हमेशा ब्रह्म स्थान हमेशा खुला रहता था। ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ द आवर फ्लैट हमेशा खुला रहता था, वहां पे कुछ नहीं होता था। अभी मैं लास्ट ईयर गया था, बारगांव गया था घूमने के लिए। तो मैं भावनगर में, गुजरात से हूं, तो मैं भावनगर से हूं, तो भावनगर गया था। वहां पे मैं नीलम बाग पैलेस करके पैलेस है, उसमें ठहरा था। उस पैलेस का मैंने पूरा मीन्स वास्तु स्टडी किया। आज की तारीख में भी वो पैलेस का एज मीन्स वास्तु के हिसाब से वो पैलेस बना हुआ है, और वास्तु के हिसाब से ही उसका पैलेस का पूरा ब्रह्मस्थान खुला है। एक वो ब्रह्मस्थान वालों जो चार्ट बता दीजिए ना। यहाँ पे मैं जो आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं कि किस तरह प्राचीन समय में वास्तु की रचना की जाती थी, और वो वास्तु की रचना के कारण किस तरह यानी उस वास्तु के अंदर रहने वाली जो व्यक्ति थी वो बहुत ही खुश रहती थी, अपने जीवन को बहुत ही एंजॉय करती थी। तो देखिए ये जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट के अंदर ये प्राचीन समय का ये जो है चार्ट, वो प्राचीन समय का चार्ट है। यानी हम देखते हैं कि जहां पे प्रेयर रूम है वो नॉर्थ ईस्ट है, फिर स्टोर रूम है, बाथरूम है, कोल्ड स्टोरेज है, किचन है, ग्राइंडिंग मिल है, रेस्ट रूम है, टॉयलेट रूम है, लेबर रूम। यानी आपको मालूम होगा कि पहले के समय में ना स्त्री की डिलीवरी घर पे की जाती थी, बाहर नहीं जाती थी, हॉस्पिटलें नहीं थी, तो स्त्री की डिलीवरी घर पे की जाती थी, उसके लिए लेबर रूम। और पहले के समय में हथियार घर में रखे जाते थे, यानी वेपन रूम। उसके बाजू में स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, कंडोलेंस रूम। यानी कंडोलेंस रूम यानी हम तो ये समझते कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको हम कंडोलेंस करने जाते हैं, वो रूम। लेकिन यहाँ पे वो कंडोलेंस रूम नहीं है। ये रूम के अंदर अगर आप बच्चे को बिठा दो लंबे समय, यानी सजा देना, किसी को सजा देना, सजा यानी पनिशमेंट देना। अगर बच्चे को आप उधर कंडोलेंस रूम में बिठा दो तो लंबे समय तक चुपचाप बैठा रहेगा। उसी बच्चे को ये कंडोलेंस रूम यहाँ आया, यहाँ बिठा दो, चुपचाप बैठा रहेगा। परंतु इसी यहाँ जगह पर आपने वो बच्चे को बिठा दिया तो वो सीधा आपको भी एक लाफा मारेगा, वो सीधा आपको भी एक लाफा मारेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि जैसे ग्रह का आधिपत्य है, और यहाँ पे तत्व वायु है, तो यहाँ पे अग्नि तत्व का आधिपत्य है। यानी
उसके अंदर अग्नि का पावर सबसे ज्यादा होगा। फिर ग्रेनरी रूम, यानी प्राचीन समय में वहां पे केटल शेड बनाए जाते थे। ग्रेनरी रूम यानी 12 महीनों का जो हम अनाज भरते हैं घर में, आज भी एक ट्रेंड है, 12 महीनों के अनाज भरते हैं, तो वो 12 महीनों के अनाज हम यहाँ भर सकते हैं। फिर उसके ऊपर बेडरूम है, फिर ट्रेजरी यानी स्टोरेज रूम है, फिर मेडिसिन रूम है। तो पहले वास्तु की रचना इस तरह होती थी। और ये जो हमारा ये जो बीच में का जो पोर्शन है जहां पे हमारा डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था का लोगो लगा हुआ है, ये पूरा पोर्शन वैकेंट रहता था, खुला रहता था। मैं अभी ये जो नीलम बाग पैलेस में गया था, मैंने वहां पे इस तरह की रचना देखी, परंतु उन्होंने अभी होटल बनाया है, तो ये सभी रूमों को उन्होंने एज ए होटल रूम बना दिए हैं। परंतु मैंने देखा कि भाई उनके पैलेस की रचना, फिर उसके बाद मैं सुरेंद्र नगर के बाजू में मूली करके एक गांव है, वहां पे भी मैं गया था, वहां पे भी इसी तरह मैंने रचना देखी। फिर उसके बाद मैं बड़ौदा में जो सयाजी राव गायकवाड़ थे, उनके जो वंशज है, उनकी जो फैमिली के जो व्यक्ति है, उनके जो बंगलो यानी उनके जो छोटे छोटे महल जो है, उनके यहाँ पे भी मैंने ऐसी वास्तु रचना देखी। तो प्राचीन समय ये वास्तु रचना के कारण लोग ज्यादा सुखी थे, और आज भी हम सुखी रह सकते हैं अगर हमारे घर का ये ब्रह्म स्थान अगर हम खुला रखे तो। ब्रह्म स्थान यदि हम खुला रखे तो, परंतु हम वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्डर हमें उस ब्रह्म स्थान के ऊपर या तो किचन दे देता है, या तो उस ब्रह्म स्थान के ऊपर हमें टॉयलेट दे देता है, या तो उस ब्रह्म स्थान के हमें पानी की स्टोरेज टंकी दे देता है। यानी कुछ ऐसी चीज दे सकता है जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तकलीफें आ सकती है। जावा दुआ चाट। अभी यहां पर ये भी हम बात करेंगे कि हमारे घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, ये सब कहां होने चाहिए, इसका कौन से स्थान के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो, मैं कुछ चीजों को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगा और कुछ चीजों को मैं ऐसे ही बता दूंगा। तो हमारे घर के अंदर बराबर नहीं था तो हाँ? हाँ, આ શું છે, પેન ઊંધી થઈ જાય છે ને એટલે સાઈન બધી નીચે વહી જાય છે. નહીં નહીં, ઇંક તો છે જ, પણ આપણે આ રીતે લખીએ છીએ ને. हाँ, अभी सबसे पहले हम आते हैं हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम कहां होना चाहिए। जनरली शास्त्र के अंदर कहा गया है कि हमारा ऑलवेज ईस्ट और नॉर्थ ओपन होना चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ का हमारा मुख्य दरवाजा होना चाहिए, मेन डोर होना चाहिए। यहाँ पे मैं डोर के लिए भी बता देता हूं, जिसका डोर, सबसे पहले हम थोड़ा डोर के ऊपर चले जाते हैं। डोर के ऊपर हमने बात नहीं की है तो डोर के ऊपर बात कर लेते हैं। जिसका डोर अगर ये है, सपोज यहां का डोर है, यानी जिसका घर का मेन डोर यहां का है, सपोज ये मेन डोर अगर साउथ ईस्ट में साउथ की ओर खुल रहा है तो इट इज वेरी डेंजरस डोर। इट इज वेरी डेंजरस डोर। साउथ ईस्ट में साउथ की ओर डोर खुल रहा है तो इट इज वेरी डेंजरस डोर। ये डोर जिसके घर का है उसके अंदर अचानक कोई दुर्घटना से किसी व्यक्ति का मृत्यु होना, या तो किसी व्यक्ति की सडन डेथ होना, या तो किसी व्यक्ति की सडन डेथ होना। अगर मेरे घर के अंदर ये डोर है, अभी उसका साइंटिफिक रीजन क्या है उसको हम हमारे पेड लेक्चर में पढ़ेंगे,
परंतु यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा इंडिकेशन आपको दे रहा हूं। अगर मेरे घर के अंदर साउथ ईस्ट में ईस्ट की ओर खुलता हुआ डोर होगा तो मेरा मैक्सिमम घर का जो इनकम है, मेरे घर की जो मैक्सिमम इनकम है, यानी हम 4 जन है, 4 जन जो भी कमाते हैं, वो ज्यादातर इनकम मेरी बीमारी के पीछे खर्चा होगी। वो मेरी ज्यादातर इनकम बीमारी के पीछे खर्चा होगी। इसकी भी रेमेडीज है, इसकी भी रेमेडीज है, और रेमेडीज करने से आपके वो खर्चे 80% खत्म हो जाएंगे, 80% खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं, अगर मेरे घर का डोर ये है और मेरे घर का डोर ये है तो क्या होगा? अगर मेरे घर का डोर ये यानी साउथ वेस्ट, वेस्ट की तरफ खुलता है, यानी नैऋत्य का डोर हुआ, अगर वेस्ट की तरफ खुलता है तो घर के अंदर स्त्रियों के एक्सीडेंट के योग बनेंगे। घर के अंदर स्त्रियों को एक्सीडेंट के योग बनेंगे। अगर ये डोर है साउथ वेस्ट में, साउथ की ओर खुलता है, तो पुरुष के ऐसे योग बनते हैं, तो पुरुष को ऐसे योग बनते हैं। ये हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर ये डोर है, नॉर्थ वेस्ट में अगर ये डोर है तो घर की स्त्री का पैर घर में नहीं रहता है, वो बाहर ही घूमती फिरती रहती है, यानी जॉब की वजह से या तो किटी पार्टी या तो परचेजिंग शॉपिंग वगैरह किसी भी कारण के वजह से वो हमेशा बाहर ही घूमती रहती है। अगर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में डोर खुलता है तो फिर नॉर्थ वेस्ट में अगर वेस्ट में डोर खुलता है तो ये डोर घर के पुरुष व्यक्ति को विदेश के योग देती है, घर के पुरुष व्यक्ति को विदेश के योग देती है। मैंने देखो इसका तो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे जो सामने मेरे जो मैं जो सोसाइटी में रहता हूं, उस सोसाइटी में मैं, हमारे बिल्डिंग के अंदर 8 बिल्डिंग की सोसाइटी है, 8 बिल्डिंग एंड 305 फ्लैट्स है। मैं जो सोसाइटी में रहता हूं उसमें मेरे घर के बराबर सामने वाली बिल्डिंग में जिसके जिसके ये डोर है वो सब पुरुष फॉरेन है, यानी फॉरेन गए हैं, या तो अभी मेरा दोस्त ही है उसके घर का डोर ये है, वो 28 कंट्री फॉरेन घुमा हुआ है, फॉरेन में 28 कंट्री घुमा हुआ है। फिर 4th फ्लोर पे एक बंदा है, वो फॉरेन में जॉब करता है। 2nd फ्लोर पे जो है, जो जिसको हम थर्ड जेंडर कह सकते हैं, सी यानी सी ही हम दोनों गिन सकते हैं, वो भी फॉरेन में जॉब करती है। फिर जो 1st फ्लोर पे है उस बंदे को भी अभी कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉरेन घूमने की। तो मैंने ये देखा है कि पुरुष वर्ग को विदेश के योग ज्यादा मिलते हैं ये डोर से। तो ये जो 3 डोर है, यानी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डोरों का सबसे ज्यादा मीन्स इंपॉर्टेंस है कि ये क्या हमें फायदा दे सकते हैं, क्या हमें नुकसान करवा सकते हैं। फिर ये बाकी ये डोर अच्छे हैं, ये डोर अच्छे हैं, ये डोर भी अच्छे हैं, बाकी ये डोर भी अच्छे हैं। कुछ कुछ डोर अच्छे हैं तो कुछ कुछ डोर खराब भी है। अभी यहाँ पे हम आते हैं कि भाई मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए। तो हमारे घर के अंदर 4 स्थानों को ड्राइंग रूम के लिए कंसीडर किया गया है। तो सबसे पहला आएगा ये नॉर्थ ईस्ट स्थान में, नॉर्थ ईस्ट में 100% दिस इज एक्सलेंट, यानी इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं ड्राइंग रूम के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं ये 100% सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद हम आते हैं 100% थर्ड नंबर पे, यानी ये 3 स्थान 100% अति उत्तम है ड्राइंग रूम के लिए। लेकिन फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको। ये फर्स्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु ग्रह का आधिपत्य है। यानी ड्राइंग रूम का मेन मोटो क्या है? तो ड्राइंग रूम का मेन मोटो है कि उस रूम के अंदर परिवार के सभी सदस्य बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो डिसीजन उसमें ले, वही मेन मोटो है, वही मेन मोटो है। तो ये 100%। फिर ये सेकंड नंबर पर यहां पे जो डिसीजन लिए जाएंगे, ये ड्राइंग रूम में जो डिसीजन लिए जाएंगे, यहाँ पे बुध ग्रह का आधिपत्य है, तो ये रूम में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो बुद्धिपूर्वक के डिसीजन होंगे, यानी इंटेलिजेंस पूर्वक के डिसीजन होंगे। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है
यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो 100% घर के जो मुख्य वडील है, यानी जो मेन बॉस है घर का, यानी पिता है तो पिता, यानी लड़का है तो लड़का, जो भी मैन है उसके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो स्थान है इसको हम 50% में ले सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर डिसीजन ये जो है माता के द्वारा लिए जाते हैं, ज्यादातर डिसीजन माता के द्वारा लिए जाते हैं। अभी यही ड्राइंग रूम यहां है, सपोज यही ड्राइंग रूम यहां साउथ ईस्ट में है, तो ये ड्राइंग रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाद विवाद हो गए। साउथ ईस्ट में ये ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे वाद विवाद ज्यादा हो गए। अगर ये ड्राइंग रूम यहाँ पे है तो ये ड्राइंग रूम के अंदर, यानी मंगल के स्थान पे, यानी साउथ के स्थान पे ये ड्राइंग रूम है, तो ये ड्राइंग रूम के अंदर मारा मारी तक बात आ जाएगी। बातें करते करते मारा मारी तक बात आ जाएंगी, एक दूसरे पे हाथ भी उठा लेंगे। यहां पे जो ड्राइंग रूम है, यहां का जो ड्राइंग रूम है, साउथ वेस्ट का जो ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम में डिसीजन कैसे हो गए? तो चीटिंग भरे डिसीजन हो गए। यानी मेरे को बेटी की शादी करनी है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा अमिताभ, मीन्स मैं उसको दिखाऊंगा शाहरुख खान और उसकी शादी करवा दूंगा कष्टो मुखर्जी से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं दिखाऊंगा उसको हीरो और शादी करवा दूंगा विलन से। तो ये ड्राइंग रूम वो है। फिर ये ड्राइंग रूम में किसी भी प्रकार के डिसीजन लिए नहीं जाएंगे, डिसीजन हमेशा फ्लॉप होते हैं, डिसीजन हमेशा फ्लॉप होते हैं। तो ये मैंने ड्राइंग रूम की आपको एक बात बता दी। अभी इसके बाद हम आते हैं तो कि किचन, तो कि हमारे घर में किचन कौन सा अच्छा है, कौन से डायरेक्शन में किचन अच्छा है। ये किचन पहला 100% ये डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ किचन। फिर उसके बाद सेकंड में ये, उसके बाद सेकंड में ये, फिर यहां पे किचन होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आग लगेगी। यहां पे किचन होगा तो मैंने बता दिया कि आग लगेगी। यहां पे किचन होगा तो मैंने बता दिया कि कुकर फटेंगे। यहां पे किचन होगा तो आपके घर के अंदर हमेशा 100% नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि वो किचन के अंदर जो भी पॉजिटिविटी आएगी वो किचन के यानी चूल्हे के ऊपर से पास होके आएंगी, यानी फायर के ऊपर से पास होके आएंगी। देखो ये जो फायर है ना, हमारी जो चूल्हे की जो फायर है, यानी हमारी गैस की जो फ्लेम है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। कैसे? देखो आपने ये सुना होगा कि घर के अंदर नल टपकते हैं तो फाइनेंशियली तकलीफें आती है, ये आपने सुना होगा। तो आपके चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल फ्लेम से अगर कम होती है तो धीरे धीरे आपकी आमदनी कम होने लगेंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए चूल्हे की फ्लेम थोड़ी ज्यादा जो नॉर्मल होती है वो चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल ही रहनी चाहिए। अगर कम हुई तो इमीडिएटली चूल्हा आप रिपेयर करवा लीजिए, इमीडिएटली आप चूल्हा रिपेयर करवा दीजिए। तो ये दो स्थान किचन के लिए अति उत्तम माने गए। फिर हम उसके बाद आते हैं, हम बेडरूम के ऊपर आते हैं। तो बेडरूम कहाँ होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम आते हैं कि न्यूली मैरिड कपल, जो नई शादी हुई है उनके लिए बेडरूम कहाँ? तो कि न्यूली मैरिड कपल के लिए ये बेडरूम अति उत्तम है। यानी साउथ वेस्ट का बेडरूम जो है और न्यूली मैरिड कपल के लिए अच्छा माना गया है। साउथ वेस्ट का बेडरूम न्यूली मैरिड कपल के लिए अच्छा माना गया है। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति, या तो एक बुजुर्ग स्त्री, पुरुष या तो स्त्री, उनके विजातीय पात्र की डेथ हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को हम यहां सुला सकते हैं। फिर चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रंस के लिए बेडरूम बहुत ही अच्छा है। प्लस गेस्ट रूम एंड चिल्ड्रन रूम। गेस्ट को कभी भी यहां मत सुलाना। अगर आपके घर के अंदर गेस्ट यहां सुलाते हैं तो दे विल मिसगाइड आपकी फैमिली। देखो फैमिली के अंदर सबसे कमजोर दिमाग किसका रहता है? पुरुष का, स्त्री का? तो सबसे कमजोर दिमाग स्त्री का रहता है। तो ऑलवेज हमारे गेस्ट स्त्री को मिसगाइड करेंगे और पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट में कभी भी हमारे गेस्ट को बिठाइए मत, सुलाइए मत। आपके घर के अंदर समझो ड्राइंग रूम यहां है तो ये साउथ वेस्ट का कोना छोड़ दीजिए, उनको बोलिए वहां मत बैठे, क्योंकि वो एक ही ताक में रहेगा कि आपके परिवार को किसी तरह तोड़ना, उसका काम यही रहेगा। फिर दूसरा गेस्ट रूम कहाँ?
तो कि यहाँ पे दूसरा गेस्ट रूम हम यहाँ रख सकते हैं। फिर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स यहां सुला सकते हैं। फिर जो लड़की कुंवारी है, जो लड़की कुंवारी है और उसकी शादी करनी है, यानी उसको घर से विदा करना है, तो उसको हमें नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए। तो हमें उसको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए। अगर वो कुंवारी लड़की को शादी करने के लायक जो है, अगर मैं उसको घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सुलाऊंगा, उसे नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ वेस्ट में सुलाऊंगा, तो उसकी शादी जल्दी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय तत्व सबसे ज्यादा है। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय तत्व सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे उनको नहीं सुलाना है। अभी यहाँ पे अभी आ जाता हूं मैं मंदिर के ऊपर। मेरे घर के अंदर मंदिर कहाँ रखना चाहिए? तो जनरली मंदिर के लिए 2 स्थान अति उत्तम माने गए हैं। हाँ, એટલે તો પેલો વાસ્તુ પુરુષનું હું હમણાં ઉભા રહું કહું એટલે मंदिर के लिए सबसे पहला स्थान ये उत्तम है। दूसरा ये स्थान, यानी यहाँ पे हम बैठेंगे और साउथ फेसिंग करके हम पूजा पाठ अर्चना करेंगे। ये स्थान मंदिर के लिए अति उत्तम माने गए हैं। अगर मेरे घर के अंदर मंदिर यहाँ है या तो यहाँ है, तो मेरे घर के अंदर हराम की कमाई आएगी। हराम की कमाई आएगी तो कहां जाएगी? हराम में जाएगी। यहाँ पे मेरा मंदिर है। देखो, मंदिर वास्तु के लिए मैं बंबई के अंदर, यानी मेरे जो इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर, हमारी जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर मंदिर वास्तु के लिए मैं बहुत ही फेमस हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ के नीचे लोग मंदिर वास्तु पढ़ना बहुत ही पसंद करते हैं। क्योंकि मंदिर वास्तु के अंदर मेरे को बहुत, यानी मेरे को ग्रह वास्तु के अंदर मेरी इतनी जोरदार पकड़ है कि आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूँ ग्रह वास्तु के अंदर, आप बिलीव नहीं कर सकोगे कि भाई ऐसी घटनाएं हमारे घर के अंदर ये ग्रह से, यानी घर के कारण हो सकती है क्या। मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको घर के बारे में बता सकता हूँ। इवन भूमि वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, ये सभी को मैं एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के मैं ये करता हूँ। कभी भी मैं वास्तु इंडिविजुअली नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज कनेक्ट दिस वास्तु विथ एस्ट्रोलॉजी। क्यों? देखो, आज आप लोग सब लोग सुनते होंगे एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु? आपको आज जितना भी ये जो एस्ट्रो वास्तु करके बता रहे हैं ना, वो मेरा जो जहां तक अनुभव है, मुझे कुछ वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। मुझे वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कुछ मिसगाइड जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि भाई व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु। क्योंकि वास्तु इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मानव शिल्प एंड देव शिल्प। फर्दर इट इज डिवाइड, मानव शिल्प इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो क्या है? एक यूनिवर्सल वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु। आप समझ गए मेरी बात? मानव शिल्प जो है, मानव शिल्प, देव शिल्प, मानव शिल्प इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट, यूनिवर्सल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु। अभी एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि आपको आपके परिवार के साथ कितना मेल जोल है, आपको धन संपत्ति कितनी है, यानी आपको जो 12 स्थानों से जो चीज देखी जाती है, मैं आपकी कुंडली को लेके आपको बता सकता हूं। आपके वास्तु और कुंडली को मैचिंग करके बता सकता हूं कि आपके घर में ये चीज है। या तो आपकी कुंडली को देख के भी मैं बता सकता हूं कि आपके ईस्ट में बड़ा पहाड़ होगा, पर्वत होगा, या तो मंदिर होगा, ये सब चीज मैं बता सकता हूं। तो एस्ट्रो वास्तु बहुत ही डिफरेंट है, और एस्ट्रो वास्तु का तब उपयोग करना चाहिए जब यूनिवर्सल वास्तु काम नहीं करता है तब। लेकिन आजकल क्या, एस्ट्रो वास्तु करके बहुत सारे लोग को, यानी बहुत सारे लोग अपने आप को वो समझते हैं और ये बताते हैं कि भाई एस्ट्रो वास्तु, यानी हम कुंडली से आपको यहाँ बैठे बैठे दिखा सकते हैं कि भाई आपके घर के कोने में ये होगा, आपके घर के कोने में ये होगा। अभी मैंने हाँ, अभी राजस्थान में बैठे बैठे एक बंदे मेरे को बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट कोने के अंदर कोई ग्रीन कपड़ा होगा। तो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट कोने के अंदर मेरा कबाट है, और मेरे कबाट के अंदर मेरा एक ग्रीन टी शर्ट है, मेरा ग्रीन, अभी ये जो मैंने शर्ट पहना है वो भी मेरा ग्रीन शर्ट है। तो नेचुरल है
कि भाई वो ग्रीन शर्ट यानी पिस्ते कलर का शर्ट निकला उस कबाट में से, मैं बोलेगा हाँ भाई आपने बोला वो बराबर बोला। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो मेरा कबाट ही है, तो मेरे कबाट में कुछ तो ऐसा निकलेगा जो ग्रीन कलर का होगा, कुछ तो निकलेगा। तो ये एस्ट्रो वास्तु नहीं हुआ। एस्ट्रो वास्तु किसे कहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु कहां बैठा है, तो गुरु का आधिपत्य किस पे है, तो कि गुरु का आधिपत्य मंदिर पे है। अभी ये मंदिर आपके घर के अंदर कहां होना चाहिए, तो उसके 4 स्थान है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कौन सी है, तो कि गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9, और वो जहां बैठा है वहां, यानी 5, 7, 9, यानी वो जहां बैठा है वहां से 5वें स्थान पे, जहां बैठा है वहां से 7वें स्थान पे, जहां बैठा है वहां से 9वें स्थान पे वो दृष्टि कर रहा है। ये 4 स्थान पे मैं ये मंदिर रख सकता हूं, मैं ये मंदिर रख सकता हूं। तो व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु? आई थिंक कि पीपल आर मिसगाइडिंग बाय मेनी वास्तु कंसल्टेंट। ठीक है, चलो हम अभी यहाँ पे आगे आते हैं। तो हमारे घर के अंदर ये मंदिर के लिए उत्तम स्थान है, ये मंदिर के लिए उत्तम स्थान है, परंतु ये जो स्थान है मंदिर के लिए वो हमारे घर के अंदर असुरी शक्ति यानी असुरी लक्ष्मी को लाता है। ये स्थान है, यहाँ पे किसको मंदिर रखना चाहिए कि जिनको भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ के निकल जाना है, ऐसी व्यक्ति को वहां मंदिर रखना चाहिए। अभी मेरा एक रिसर्च है, मैंने राखी दो वास्तु पुरस्कार। अभी मेरा एक बहुत ही मैंने डीप रिसर्च किया हुआ है घर के वास्तु, फिर हमारे शरीर के अंदर जो 7 ग्लैंड है उसके ऊपर, और हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र है उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके मैंने मेरे आर्टिकल्स भी बनाए हुए हैं। और ये चक्र यानी ये ग्लैंड दूषित होने से हमें क्या तकलीफ होती है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे जो मैंने ये जो स्लाइड रखी है ये वास्तु पुरुष की स्लाइड है। अभी वास्तु पुरुष का जो मस्तक है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये जो बैक साइड की जो पोर्शन है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को 7 ग्लैंड का राजा माना गया है, 7 ग्लैंड का राजा माना गया है। फिर हम आते हैं कि जो हमारी रेक्टम की जो जगह है यानी जहां से हम टॉयलेट करते हैं यानी टॉयलेट के लिए जाते हैं, ये वहां पे रेक्टम पे ये लाल कलर का जो चिन्ह है वो मूलाधार चक्र है, और ऊपर है वो सहस्त्राधार चक्र है। ये यानी ये एड्रिनल ग्लैंड और ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मुख्य काम क्या है, तो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो हार्मोन्स को अच्छी तरह आपके शरीर के अंदर किसी जगह पहुंचाना। अभी आप देखते हैं कि लेडीजों में प्रॉब्लम होता है, यानी आजकल हम देखते हैं कि कुंवारी लड़की को प्रॉब्लम होता है, पीरियड का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हम ये देखते हैं कि छोटी उम्र में लड़कियों को हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से मूछें उगने, यहाँ पे मूछ पे बाल आने लगते हैं, दाढ़ी पे बाल आने लगते हैं, शरीर में बालों का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। यानी एक लेडी होके वो मर्दाना बन रही है और एक मर्द होके वो लेडीज जैसा बन रहा है। तो इसकी वजह क्या है, तो कि ये हमारी जो 7 ग्लैंड है, ये हमारे जो 7 चक्र है, इस 7 चक्र की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत ही हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हमारी डैमेज है तो जनरली वो किसको अफेक्ट करती है, तो कि मेरे घर के अंदर जो छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उसको अफेक्ट करेगी। अगर मेरे घर के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन पे वजन ज्यादा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन पे वजन ज्यादा है, तो वहां पे मस्तक के ऊपर यानी वास्तु पुरुष के मस्तक के ऊपर वजन आ गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दोनों दबी। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दबी तो क्या हुआ, तो कि बच्चे लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी, छोटी उम्र में बच्चे लोगों को चश्मा आ जाएगा। फिर इसके लिए आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे कि इसमें इनका हार्मोनल इनबैलेंस है, तो हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से फिर वो इंजेक्शन देंगे। तो एक ध्यान रखिए कि मेरे घर के अंदर वास्तु पुरुष का ये जो सेंसिटिव ऑर्गन्स, जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट ये जो पूरी लाइन है, उस लाइन के ऊपर मेरे 7 ग्लैंड्स आए हैं, मेरे 7 चक्र आए हुए हैं। ये मेरे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और ये साउथ वेस्ट, ये तीनों स्थान
मेरे घर के अंदर कभी भी दूषित नहीं होने चाहिए, यानी खराब नहीं होने चाहिए। अगर ये स्थान खराब हो गए तो समझ लीजिए मेरी पूरी बॉडी खत्म, मेरी पूरी बॉडी खत्म। फिर यहाँ पे आप देखेंगे साउथ ईस्ट में ये नी का पोर्शन और ये कोनी का पोर्शन आया। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में भी नी का और कोनी का पोर्शन आया। अभी आप देखोगे बहुत घर के अंदर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है भाई, नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। भाई नी ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि पर्टिकुलर वास्तु पुरुष के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स के ऊपर आपके घर के अंदर कुछ वजन आ गया तो वो ऑर्गन्स वास्तु पुरुष के डैमेज नहीं होंगे, लेकिन घर के मुख्य व्यक्ति के वो ऑर्गन्स डैमेज हो गए और उसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा, नी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कोने में। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस साउथ वेस्ट में यहाँ पे टॉयलेट है, वी एज्यूम कि यहाँ पे टॉयलेट है और टॉयलेट का आउटलेट यहां से बाहर निकलता है साउथ वेस्ट में से, तो मैं 100% बोलूंगा, मैं 100%, देखो मैं 50% 30% की बात नहीं करूंगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट और टॉयलेट का आउटलेट इधर है, साउथ वेस्ट में है, तो 100% स्त्रियों को यूट्रस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, यूट्रस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे वास्तु के माध्यम से हमें ऐसी बहुत सारी चीजें पता चल सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये लेक्चर आज कैसा लगा, आप आपका फीडबैक भेजना। और हम अभी आपको ग्रुप में डाल देंगे कि हमारा ये जो पेड लेक्चर है कब स्टार्ट होने वाले हैं, यानी जो बेसिक वास्तु कोर्स है उसके पेड लेक्चर कब स्टार्ट होने वाले हैं। आपको आपके जो 5 बजे के, 7 बजे के और 9 बजे के ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। और आप सभी लोग आपका फीडबैक जरूर से जरूर भेजना, ताकि मैं अपने आप को, देखो कुछ मेरे लिए कुछ नेगेटिव होवे ना तो भी मुझे इन्फॉर्म करना, आपका फीडबैक कुछ नेगेटिव होवे तो भी मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि आपके ऊपर कहने के ऊपर मैं अपने आप को उस चीज में सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं अपने आप को उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने जो आपको वास्तु के बारे में जो नॉलेज दी है वो 100% सटीक है, और मेरे को भी वास्तु में 20 साल का एक्सपीरियंस है और वास्तु के अंदर मेरी मास्टरी है। आप मेरे पास अगर वास्तु पढ़े हो तो आपको इंडिया के अंदर किसी के पास वास्तु पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर एंड आई एम गिविंग एश्योरेंस, क्या मेरे पास अगर वास्तु पढ़ लो तो आपको कहीं भी वास्तु पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत लोग जगह जगह पे वास्तु पढ़ के मेरे पास वास्तु पढ़ने आते हैं, बहुत बहुत लोग। मैं जो संस्था से जुड़ा हुआ था उस संस्था के अंदर जितने भी लोग वास्तु पढ़ के आते हैं वो लोग फिर वापस मेरे पास वास्तु पढ़ने आते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट कि आप जब वास्तु करते हो तो तत्वों ग्रहों को लेके वास्तु करो, ये सोच के वास्तु मत करो कि भाई ये चीज यहां होनी चाहिए, ये चीज यहां होनी चाहिए, प्लस बाहर के ज्योग्राफिकल फीचर्स को देख के वास्तु करो। तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज वास्तु, एक्चुअल वास्तु क्या है। ठीक है, चलिए, नमस्ते।